बात करेंगे मांग को प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित करना, इफेक्ट होना, मांग कैसे प्रभावित होती है, कैसे उसके ऊपर फर्क पड़ता है, किन कारणों की वजह से फर्क पड़ता है, डिस्कस करते हैं। मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ कारक शब्द भी यूज होता है और यहाँ घटक शब्द भी यूज होता है, घटक भी बोल सकते हैं। प्रश्न आ सकता है मांग को प्रभावित करने वाले घटकों को समझाइए या कारकों को समझाइए, कोई भी वर्डिंग यूज कर सकता है एग्जामिनर, मर्जी है उसकी। मांग को प्रभावित करने वाले कारक हैं, मैंने लिखे हैं 7। पहला है आय। आय से कैसे प्रभावित होती है, जैसे आय के साधन क्या है, वेतन मिला या मजदूरी मिली, एक व्यक्ति को, ये एक व्यक्ति है, आय के नाम पे या तो उसको सैलरी मिलती है या उसको मजदूरी मिलती है, या अगर उसका खुद का बिजनेस है तो ये कर लेते हैं, उसको लाभ मिलता होगा। अगर वेतन बढ़ता है, आय बढ़ती है हमारी, तो हम क्या करेंगे कि मांग प्रभावित हो जाएगी। आय बढ़ गई तो हम हो सकता है क्वांटिटी फालतू ले लें चीज़ों की। आपकी आय कम है तो आपने सोचा ठीक है मुझे ज़रूरत की चीज़ें हैं, मुझे ज़रूरत की कॉपियाँ किताबें चाहिए, वो ठीक है ले आया मैं। अगर आपकी आय ठीक है तो आप एक साल के अंदर जो पढ़ाई करोगे उसके लिए एडवांस में कॉपियाँ ले आए, ठीक है, अभी 1 दर्जन कॉपियाँ ले ली, आय ठीक है, पैसे है तो ले लिए, एडवांस ले लेते हैं। घर में चीनी लेके आनी है, वैसे नॉर्मली 10 किलो चीनी लेके आते, 15 किलो चीनी लेके आए, आय जैसे बड़ी आपने ठेला ले लिया जिसमें 40 किलो या 50 किलो जैसे भी आती है, तो आय का ये फर्क हो जाता है। यहाँ मैंने यहाँ लिखा है प्रभावित करने वाले कारक। प्रभावित के अंदर जो मांग है वो प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। वेतन बढ़ेगा तो मानते आप मांग बढ़ जाएगी, अगर वेतन कम होगा तो ये कहेंगे कि मांग कम हो गई। तो उतार चढ़ाव कैसे आएंगे उनके बारे में पढ़ रहे हैं। मजदूरी है, एक मजदूर की मजदूरी बढ़ी तो उसके ऊपर फर्क पड़ेगा मांग पर, लाभ बढ़ा तो भी अपना फर्क पड़ेगा। वेतन और मजदूरी में अंतर होता है। वेतन महीने का मिल गया, ठीक है जी, 1 महीने का वेतन मिल गया, जो काम करता है आदमी उसका वेतन मिल गया। मजदूरी डेली रूटीन में मजदूरी मिल सकती है। वेतन में आदमी माइंड से काम करता है, लेकिन मजदूरी में फिजिकली काम करता हुआ दिखेगा। जैसे मजदूर आप देख रहे होंगे, आप मकान बना रहे हो, मजदूर लगे हुए, तगारी इधर से उधर सामान ला रहे हो और चीजें, तो वो एक मजदूरी कहलाएगी। और एक वेतन लेता है, एक टीचर वेतन लेता है, एक कर्मचारी वेतन लेता है, बैठ के काम करता है, अपना दिमाग लगा के काम करते हैं, तो वो सारी चीजें हमें दिखाई दे रही होती है। ठीक है जी, ये हो सकती है मंथली यानी माह, और ये हो सकती है प्रतिदिन के। लाभ हमारा, हम लाभ हमारा सालाना निकालते हैं, 20 साल का निकाल लिया, ठीक है जी, लाभ निकाल रहे हैं, महीने का जो मर्जी है, एक व्यवसाय है उसकी मर्जी है, जैसे भी लाभ निकाले। जनसंख्या, जनसंख्या से मांग कैसे प्रभावित होती है? जनसंख्या से मांग इसलिए प्रभावित होती है, जैसे जनसंख्या के नाम पे छोटे बच्चे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है यानी बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो इनको क्या चाहिए, बच्चों को क्या चाहिए, खिलौने चाहिए। खिलौनों की मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बच्चों से संबंधित जो भी सामान है, बच्चों से संबंधित जो भी सामान है उनकी मांग बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उनकी भी मांग बढ़ेगी। तो जनसंख्या बढ़ने पे ये सारी चीजें बढ़ेगी। बच्चों से संबंधित हो गया, उनकी शिक्षा से संबंधित चीजें आ गई, उनके जो जो मैटर चाहिए, जो जो सारी चीजें चाहिए, वो सारी चीजें इसमें आ गई। और जैसे जनसंख्या बढ़ती है तो ये सारी चीजें और इनके अलावा भी बहुत सी चीजें बच जाती है, जरूरत की चीजें, उनमें फर्क पड़ेगा, वो प्रभावित होंगे। धन, धन मतलब धन वितरण हो, धन ज्यादा मिलेगा लोगों को तो क्या करेंगे, मांग तो प्लस होगी।
ये ले लो, वेतन, मजदूरी, लाभ वाला, इसमें तो आय का लिया है मैंने, यहाँ धन का ले रहा हूँ। जैसे ही कोई धन मिला तो उसमें ये फायदा होगा, वो अपनी मांग बढ़ा देंगे। धन हो सकता है, मान के चलो उनको मिला, सरकार की तरफ में पैसा मिला, सरकार की तरफ से सरकार ने पैसा दे दिया, मांग कर लेंगे। जैसे जेब में पैसे आए तो इन्होंने क्या कहा भी ठीक है, हम अपनी मांग है बढ़ा लेते हैं। ये जेब है। मौसम, मौसम यानी ऋतु, ऋतु परिवर्तन हो, जैसे गर्मी सर्दी के बारे में बात करें, गर्म ऋतु आई, ये सर्द ऋतु आई, गर्म ऋतु, सर्द ऋतु। तो गर्मी में गर्मी के कपड़ों की मांग बढ़ जाती है, सर्दी में सर्दी के कपड़ों की मांग बढ़ जाती है। जैसे ही सर्दी आती है तो गर्मी के कपड़ों की मांग कम हो जाती है, जैसे सर्दी और गर्मी में सर्दियों के कपड़े की मांग कम हो जाती है। तो ये मौसम के कारण ये उतार चढ़ाव होते रहते हैं। खाने पीने के जो भी आइटम्स होगी उनमें भी आती है, गर्मी में क्या क्या आइटम खाते हैं हम, वो उनकी डिमांड बढ़ जाती है और सर्दी में कम हो जाती है। तो गर्म और सर्द ऋतु में ये चीजें होती है। कीमत में बदलाव, कोई वस्तु है, आप एक पेन खरीदते हो, कोई भी कंपनी का पेन है, यानी एक कंपनी का पेन है, वो खरीदते हो आप 5 रुपए में, बाद में ये 6 रुपए का हो गया। आपने क्या सोचा, मैं तो 6 का नहीं खरीदूंगा, तो बी कंपनी का खरीद लूंगा, 5 रुपए का ही वो आएगा। तो हुआ क्या, जैसे ही कीमत में बदलाव हुआ, 5 रुपए से 6 रुपए हुए, आपने इसको रिजेक्ट कर लिया। आपने सोचा मैं बी का खरीद लूंगा, 5 रुपए में आएगा, 1 रुपए बच जाएगा। तो हम जैसे ही कीमत में कोई चीज में बदलाव होता है ना, हम दूसरी चीज पे चले जाते हैं। भविष्य में आय और कीमत की बात करेंगे। भविष्य में अगर आपकी आय बढ़ती है या बढ़ने की संभावना है, तो आप ये सोचोगे कि मेरी आय अगले 2 महीनों में बढ़ेगी, अगले महीने इंक्रीमेंट लगेगा तो मैं एलईडी खरीदूंगा, मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, वो चीजें आ जाती है। तो इसकी वजह से भविष्य में आय की वजह से मांग को भविष्य में बढ़ाने की सोचते हैं। कीमत भविष्य में बढ़ गई, मान लो कीमत भविष्य में बढ़ जाती है, तो हम क्या करते हैं, अपने को लगता है कि किसी चीज की वैल्यू है, कीमत है, वो भविष्य में बढ़ जाएगी, अभी खरीद लेते तो मांग प्रभावित हुई कि नहीं हुई, अभी बढ़ गई। अगर लगता है कि भविष्य में कीमत कम होगी, आज नहीं खरीदेंगे भैया तो आगे खरीद लेंगे। तो ये सारी चीजें हैं जिनकी वजह से मांग प्रभावित होती है। प्रश्न आ सकता है, मांग को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में समझाइए या घटकों के बारे में समझाइए। कोई भी इसमें से एक टर्म यूज कर सकता है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट बात है कि ये तो थे मांग को प्रभावित करने वाले कारक। एक प्रश्न आता है, मांग का निर्धारण, मांग का निर्धारण कैसे करें, मांग का निर्धारण किन घटकों की वजह से होगा, मांग का निर्धारण करने में सहायक घटकों के बारे में बताइए। मांग का निर्धारण कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। मांग का निर्धारण भी इन घटकों के माध्यम से, यानी ये पॉइंट लिखे जा सकते हैं, इनकी वजह से भी तो होता है। मांग का निर्धारण मतलब मांग कितनी करनी है हमें, आय की वजह से डिसाइड होगा वेतन कितना है। तो यानी प्रभावित करने वाले कारक और निर्धारण करने वाले कारक पॉइंट लिखे जा सकते हैं, उनका एक्सप्लेन किया जा सकता है, व्याख्या की जा सकती है। इन दोनों में से ये एक प्रश्न आता ही आता है, हर बार आता है, चाहे सीबीएसई है, चाहे एनसीईआरटी है, चाहे राजस्थान बोर्ड है, इनमें यह प्रश्न आता ही आता है। शुरू में पढ़ा था मांग के बारे में कि मांग का जो संबंध है ना, किसके साथ, कीमत के साथ। मांग का संबंध कीमत के साथ होता है नकारात्मक। कैसे? जैसे ही प्राइस बढ़ते हैं, डिमांड हम कम कर देते हैं। क्यों का मैंने बताया था, क्वांटिटी डिमांड होता है, और पी जैसे ही कम होते हैं, यानी प्राइस कम होते हैं, तो क्वांटिटी डिमांड हम बढ़ा देते हैं। यानी एक बढ़ रही है, एक घट रही है, यहाँ एक बढ़ रही है, यहाँ कम हो रही है। ऐसे संबंध को हम क्या कहेंगे, नकारात्मक संबंध।
किसमें? कीमत और मांग में। ये एक नियम था मांग का, ये एक नियम था मांग का कि भी प्राइस बढ़ेंगे तो क्वांटिटी डिमांड कम, प्राइस कम तो ये बढ़ेगी। नकारात्मक संबंध निकाला था, ये बड़ा था। अभी मैं ये जो कंसेप्ट करा रहा हूं इधर वाला, ये इसका उल्टा है। क्या जरूरी है कि ये नियम लागू हो? मैंने यहाँ लिखा है कि मांग का जो नियम है या सिद्धांत है, मांग का सिद्धांत सार्वभौम नहीं है। यही कहना चाहता हूँ कि मांग का नियम जरूरी नहीं है कि ये ही लागू हो। प्राइस बढ़ेंगे तो मांग कम होगी, या प्राइस कम होंगे तो मांग ज्यादा होगी, कोई जरूरी तो नहीं है। तो ये कहता है कि मांग का सिद्धांत सार्वभौम यानी हर जगह जरूरी नहीं है कि लागू हो। ये नकारात्मक था। उदाहरण के तौर पे ये 4 पॉइंट पढ़ेंगे हम। इन 4 पॉइंटों में देखेंगे कि मांग इन 4 पॉइंटों में पॉजिटिव होती है, सकारात्मक होती है। कैसे होती है? देखो, भविष्य में पूर्ति में कमी। पूर्ति समझना होगा पहले, पूर्ति क्या होती है, पूर्ति क्या होती है समझना होगा। चैप्टर आएगा पूर्ति का, उसमें डिटेल से पढ़ेंगे। पूर्ति होती है कोई चीज किसी कारखाने ने बनाई और वो चीज मार्केट में ले पहुंचा, भी हाँ पूर्ति हो रही है, मार्केट में चीजें आ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं प्याज का। प्याज की सप्लाई रुकी, सप्लाई, पूर्ति को इंग्लिश में सप्लाई कहते हैं। अगर प्याज की पूर्ति रुक गई तो रुकने के बाद क्या होगा, जो प्याज बचा हुआ है ना मार्केट में, उसके रेट बढ़ा देंगे। जैसे पहले 40 रुपए किलो दे रहे थे, बाद में रेट बढ़ा के उन्होंने क्या कर दिया, 60 रुपए किलो कर दिया। क्यों? क्योंकि मार्केट में पूर्ति नहीं हो रही है। पूर्ति ना होने की वजह से ये नुकसान हो जाता है। अगर पूर्ति फुल हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, हर किसी के पास प्याज ही प्याज है, उनको बेचना है, कस्टमर तो अपना हिसाब से ही खरीदेगा। पूर्ति अगर हद से ज्यादा हो रही है तो मार्केट में चीजें पड़ी हुई है तो क्या करेंगे, उनमें कहीं ना कहीं अपना जो प्राइस हो गए उनमें कम हो जाएंगे। एक सामान्य तौर से देखें तो प्रैक्टिकली तो यही होता है। अगर शॉर्टेज आ जाए तो प्राइस बढ़ा देते हैं, वो खरीदनी होती है। तो ये कहते हैं कि भविष्य में पूर्ति में कमी, हमको लगता है कि भविष्य में ये चीजें आने वाली कम है, तो प्राइस जो भी है, प्राइस अगर बढ़ भी रहे हैं इस सिचुएशन में, तो भी हम क्या करेंगे, क्वांटिटी डिमांड करेंगे उस चीज की। क्यों? क्योंकि हो सकता है भविष्य में ना मिले तो अभी खरीद लो, ये चीज आ जाती है। शान शौकत, कुछ लोग होते हैं, रॉयल लोग होते हैं, जो शान शौकत के लिए चीजें खरीदते हैं। फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन ले लेते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल फोन है, हर हफ्ते लॉन्च होता रहता है, नया फोन लॉन्च होता रहता है। हुआ 12,000 का लॉन्च हुआ, इन्होंने ये खरीदा, उसके बाद थोड़े दिन बाद में 15 का हुआ, फिर ये खरीद लिया, फिर 18 का हुआ। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे प्राइस बढ़ते हैं वैसे वैसे अपनी डिमांड भी बढ़ा देते हैं। तो इसमें भी क्या हुआ, प्राइस बढ़ रहे हैं, क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ रही है। जैसे ही प्राइस किसी चीज के कम हो गए ना, तो एक क्वांटिटी डिमांड भी कम कर देते हैं या खरीदते भी नहीं है, इनको टाल देते हैं। ये जरूरी वस्तुएं जैसे अनिवार्य वस्तुएं, जरूरी वस्तुएं, उनकी चाहे प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी डिमांड हम करते ही करते हैं। प्राइस नीचे हो गए तो क्या होगा, क्वांटिटी डिमांड हम बढ़ा देते हैं, कम हो गए तो कोई बात नहीं, कम कर देते हैं। लेकिन अनिवार्य वस्तुओं में प्राइस अगर थोड़े बहुत हल्के फुल्के चेंज हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे उदाहरण ले, अपन गेहूं का उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कणक है, इसके प्राइस बढ़ गए, आज 2,000 रुपये पर क्विंटल है, 2200 हो जाएंगे। क्या हम कणक खाना छोड़ देंगे? ना, खरीदेंगे। लेकिन ये एक पॉजिटिव हो गया। अज्ञानता मतलब चीजों के बारे में जानकारी नहीं है। उदाहरण से समझेंगे, आप गए सेब लाने के लिए, भाई साहब ने रेट बताई, ये 40 रुपए किलो है, ये 50 रुपए किलो है, ये 60 रुपए किलो है।
आपने रेट सुन लिए, लेकिन आपको अज्ञानता यानी सेब के बारे में जानकारी नहीं है। आपने ये नहीं देखा कि ये 40 वाला कितना बढ़िया है, आपने रेट को देख के ये लगाया कि 60 वाला बढ़िया होगा। हो सकता है इसने 50 वाले को ही या इनका ही वैसे देखने में थोड़ा ठीक लगा, उनका 60 लगा दिया, उससे थोड़ा ठीक है 50 लगा दिया, थोड़ा सा लो क्वालिटी का था उनमें 40 लगा दिया, इस तरीके से किया था। आपने यहाँ पहुँच गया, आपने देखा 60 दे रहा है यानी महंगे दे रहा है तो बढ़िया ही होगी, तो प्राइस जैसे ही बढ़े तो आपने ये खरीद लिए 1 किलो भी, हाँ बढ़िया ही होगी। अज्ञानता यानी चीज़ों के बारे में जानकारी नहीं होती है तो हम ये खरीद लेते हैं। तो कई बार बिना जानकारी के ये चीज़ें हो जाती है। तो इस केस में हुआ क्या, इस केस में जो मांग वक्र है पहले ये बना था, ये तो था नेगेटिव, लेकिन अब ये इसमें ये बनेगा क्योंकि इसमें प्राइस भी बढ़ रहे हैं। ये देखो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे डिमांड भी बढ़ रही है ना, ये चीज़ें थी। और इसमें क्या था, इसमें इस तरीके से था, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, प्राइस यहाँ है, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए तो ये रेखा इधर गई तो यानी डिमांड बढ़ गई, फिर यहाँ आए ये जल्दी यानी ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है। तो इसका ग्राफ है जो सिद्धांत में है, जो ये कुछ खास चीज़ें हैं, ये 4 उदाहरण के तौर पे इनका पॉजिटिव ग्राफ बनेगा। पॉजिटिव ग्राफ बनेगा तो क्या कहेंगे उसको, क्या कहेंगे इसको, कहेंगे धनात्मक या सकारात्मक वक्र। ग्राफ बनाएंगे आगे, जैसे इनके बारे में आएगी ग्राफ हम जरूर बनाएंगे।